नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देहरादून से राहत भरी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड धारकों को देहरादून के 3 प्रमुख निजी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज की सुविधा मिलती रहेगी। आपको बता दें, जॉली ग्रांट हॉस्पिटल, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल और ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में गोल्डन कार्ड से निःशुल्क इलाज की सेवाएं नियमित रूप से जारी रहेंगी। स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी कि सरकार का उद्देश्य हर पात्र नागरिक को समय पर गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार निर्धन और जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आयुष्मान भारत योजना को पूरी मजबूती के साथ लागू कर रही है। तो आपको बता दें, देहरादून में गोल्डन कार्ड से इलाज जो है वो जारी रहेगा। 3 निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी, जिनमें जॉली ग्रांट, महंत इंद्रेश और ग्राफिक एरा शामिल है। धामी सरकार का लक्ष्य है कि जरूरतमंदों को बेहतर इलाज दिलाया जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे। इस अहम बैठक में उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर पर्यटन और तीर्थाटन के चलते राज्य पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा है कि राज्य की स्थायी आबादी करीब 1.5 करोड़ है, लेकिन हर साल 8 से 10 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव पड़ता है। ऐसे में योजनाएं आबादी नहीं बल्कि वास्तविक उपयोग के आधार पर मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि नीति आयोग इस बार उत्तराखंड की इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक 24 मई को प्रस्तावित है और कल बैठक होनी है। उस बैठक में राज्य से संबंधित जो हमारा ग्रीन सेस है, यहाँ पर पूरे साल भर एक बड़ा फुटफॉल, हमारी जनसंख्या से लगभग 6-7 गुना ज़्यादा फुटफॉल होता है, उसके बारे में भी हम जरूर वहाँ पर अनुरोध करेंगे। और साथ ही जो है, जो पूरे देश के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें से हमारे जैसे जो हिमालय के राज्य हैं उनको अधिकतम लागत पर काम करना पड़ता है, समय भी अधिक लगता है, मैन पावर भी ज़्यादा लगती है, लागत भी अधिक लगती है। तो और ऐसे जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे। राज्य में 4 धाम यात्रा है, अभी होने वाला हमारा कुंभ का आयोजन है, हमारे नंदा राज जात का 20 दिनों तक चलने वाली पूरे राज्य की यात्रा है। उन सभी पर नीति आयोग और माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त हमारे जो भी केंद्र के मंत्रीगण हैं, उनका सबका ध्यान आकृष्ट करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि जिस प्रकार से हम आज बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो SDG रैंकिंग हो या वित्तीय प्रबंधन हो या अन्य हमारा स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग, इन सभी में जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमें और प्रोत्साहन की आवश्यकता है, तो हम सबका ध्यान है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड में 12 रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, जंक्शन, ऋषिकेश शामिल है। वहीं बात करें रुड़की की, तो लगभग पिछले 1 साल से रुड़की में रेलवे स्टेशन का नक्शा बदलने की कवायद जो है वो चल रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रेलवे स्टेशनों को यात्रियों की आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। स्टेशन बिल्डिंग के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक भी दिखाई देगी। साथ ही यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। रेलवे बोर्ड के सदस्य पूजा नंदा ने जानकारी देते हुए बताया कि अमृत भारत स्टेशन बनने के बाद रुड़की रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो जाएगा।
जिसको लेकर जोरों शोरों से तेजी के साथ कार्य चल रहा है। जल्द ही सभी सुविधाओं से लैस स्टेशन की जनता के सामने रखी जाएगी। स्टेशन के अंतर्गत जब ये स्टेशन आपको बन जाएंगे तो आप देखिएगा 2 एक्सीलेटर तो यहाँ रुड़की में ही मिलेंगे आपको। लिफ्ट की सुविधा है, रैम्प बन गया है। दिव्यांगजनों को बहुत प्रॉब्लम होती थी चढ़ने उतरने में, तो उनके लिए पूरी अच्छी सुविधाएं रखी गई हैं। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म को बढ़ा दिया गया है। अभी भी पीछे भी आपने देखा था कि हिमगिरी एक्सप्रेस को किस तरीके से रोका गया है, तो ये सुविधाएं भी मिल रही हैं जो हमें बताया जाता है। अभी भी एक दरभंगा एक्सप्रेस और ये इसमें ये सिंबल देंगे आप, ग्रीन सिंबल ये जैसे स्टेशन के अंतर्गत जब ये स्टेशन आपको बन जाएंगे तो आप देखिएगा 2 एक्सीलेटर तो यहाँ रुड़की में ही मिलेंगे आपको। लिफ्ट की सुविधा है, रैम्प बन गया है। दिव्यांगजनों को बहुत प्रॉब्लम होती थी चढ़ने उतरने में, तो उनके लिए पूरी अच्छी सुविधाएं रखी गई हैं। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म को बढ़ा दिया गया है। अभी भी पीछे भी आपने देखा था कि हिमगिरी एक्सप्रेस को किस तरीके से रोका गया है, तो ये सुविधाएं भी मिल रही हैं जो हमें बताया जाता है। अभी भी एक दरभंगा एक्सप्रेस के लिए बातचीत चल रही है, तो जल्दी वो सुविधाएं भी उनको मिल जाएगी। कई ऐसी स्टेशन से आपने देखा ऊना एक्सप्रेस, जिन लोगों को चंडीगढ़ जाना है या अम्बाले जाना है, इस तरीके से रोज ऐसी सुविधा लगा दी है। ट्रेन की रोज चल रही है, सुबह शाम जो है आ रही है, तो डेली जो है पैसेंजर्स। जी बिल्कुल, भारतीय संस्कृति की इसमें बहुत अच्छी झलक देखने को मिलेगी। आज हमारे मोदी जी हैं तो हर काम संभव है, और जिस तरीके से हमारी संस्कृति है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अभी आप देखते हो चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा के लिए हमारी पूरी ट्रेनों में पूरी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। कई ऐसी ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाए गए हैं, क्योंकि जो भी हमारे पैसेंजर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको कोई भी असुविधा ना हो, तो ऐसी सारी सुविधाएं उनको यहाँ मुहैया कराई जा रही है। तो पूरा स्टेशन पे सफाई का, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, अगर स्मार्ट स्टेशन है तो वो सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो होनी चाहिए स्टेशन पे। तो ऐसी सारी फैसिलिटी यहाँ पे फुटओवर ब्रिज भी मिलेगा, इनको एक्सीलेटर मिलेंगे, लिफ्ट की सुविधा मिलेगी, सब तरीके की सुविधा इनको जो है, शौचालय की सुविधा मिलेगी। हर तरीके से पूरी तरीके से लैस बनाया जाएगा, हर सुविधा इनको मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि आने वाले समय में बहुत कुछ आपको देख। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने माल रोड पर फूड विश्लेषणशाला वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच की है, जिसमें दूध से बने खाद्य पदार्थ, तेल सहित आटा, दाल, चावल, जूस और अन्य पेय पदार्थों की जांच की गई। आपको बता दें, डिप्टी कमिश्नर खाद्य सुरक्षा वीरेंद्र सिंह बिष्ट और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने कहा कि मोबाइल वैन चारधाम यात्रा के लिए चलाई जा रही है, जो कि खाद्य पदार्थ की बिक रहे हैं उनकी शुद्धता कितनी है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। इसी कड़ी में मसूरी में पनीर, मिठाई, मसालों सहित अन्य खाद्य सामग्री की जांच की गई, जिसमें कुछ सामान में मिलावट मिली, पर उससे लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में 3 फूड विश्लेषणशाला वैन है, जो समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खाद्य सामग्री की जांच कर लोगों को मिलावटी सामग्री के प्रति जागरूक करते रहेंगे, और जो दुकानदार मिलावटी सामान बेचते हैं उनको भी चेतावनी दी जाती है, और अगर चेतावनी के बाद भी दुकानदार मिलावटी खाद्य सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कई आदेश हो रहा है, तो आज मोबाइल फूड वैन जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के नेतृत्व में यहाँ आ जाई है। तो यहाँ पे जन जागरूकता अभियान एक तरह से चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ वो खा पी रहे हैं वो आके यहाँ चेक करा सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। उससे इन्हें ये पता चलेगा कि अगर कुछ खराबी है उसमें तो उसको अवॉइड करेंगे, और अगर उसमें कुछ ऐसा मिलता है कि जो अनसेफ है शरीर के लिए, तो आगे हम इन्फोर्समेंट कार्रवाई उस पर करेंगे उसके खिलाफ। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ से ये मिलावटी सामान आ रहा है, उसको भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, उसको भी देखा जा रहा है। जो बाहर से आउटसोर्स, जो बाहर जैसे सहारनपुर वगैरह से पनीर आ रही है, इसकी सूचना हमें मिली है। इस पर हम लोग काफ़ी कार्रवाई कर चुके हैं, पनीर नष्ट भी कराया, उसके खिलाफ जो है CGM कोर्ट में केस भी फाइल किया जा रहा है। तो इस पर एक निगरानी टीम बनी है। ये कमिश्नर साहब ने इसको भेजा है चारधाम के साथ साथ यात्रा रूट में, प्लस ये टूरिस्ट सीजन के लिए देखते हुए। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो खाद्य कारोबार करता है उनके प्रतिष्ठान में किस तरह का जो है क्वालिटी मेंटेन कर रखी है या नहीं। अभी तक जो सैंपल्स हमें देखे हैं उसमें एक में अभी थोड़ा मिलावट पाई गई है। उसमें
स्टार्च की पुष्टि हुई है। बाकी अभी सैंपलिंग जारी है, अभी जांच हमारे एनालिस्ट कर रहे हैं। गत 12 तारीख से हम चारधाम रूट में हैं। अभी हम पहले गंगोत्री रूट में गए थे और अभी यमुनोत्री रूट से होते हुए हम मसूरी आए हैं। उसके बाद हमारा जून में प्रोग्राम जो है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा रूट पे है। जो मिलावटी सामान मिल रहा है उस पर किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? मिलावटी सामान जैसे मिल रहा है तो जैसे सब स्टैंडर्ड कुछ आ रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, तो हम उसमें जो संबंधित खाद्य कारोबार करता है उनको समझा रहे हैं कि किस तरह का खाद्य प्रोडक्ट आपको रखना है, इसमें जो कमी है वो आप कैसे दूर करनी है, और जिस सोर्स से आपने इसको लिया है उस सोर्स से ना लेकर आप किसी अन्य सोर्स से जो कि रिकमेंडेड हो उससे आप सामान लें और उसको उपभोग करें और बेचें भी। मिलावटी तो खाद्य सामग्री है, उस पर कैसे रोक लगाएंगे? मिलावटी खाद्य सामग्री के लिए हमारा जो अभी सबसे पहला जो कदम है वो अवेयरनेस है, ताकि जो खाद्य कारोबार करते हैं, हम देख रहे हैं यात्रा रूट में भी देखते हैं हम कि कुछ जो हमारे व्यापारी बंधु हैं वो उनको ये नॉलेज नहीं है कि किस तरह का आइटम रखना है, उसमें डेट कैसे देखनी है, बेस्ट बिफोर तिथि और पैकेजिंग डेट उसमें है या नहीं है, प्लस लेबल कंडीशन जो होती है कि लेबल कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है या नहीं है, तो ये सब हम उनको बता रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप इस तरह का सामान रखिए। और धीरे धीरे अगर रिपीटिशन अगर उस चीज़ का होता है, हम बाय द वे हम अमुक दुकान में गए और फिर 2 हफ्ते बाद हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर दुकान में गए और देखा कि वो रिपीटिशन जारी है, तो फिर उसमें जो इन्फोर्समेंट कार्रवाई है जिसमें कि दंडात्मक कार्रवाई होती है और जुर्माने से भी और सजा से भी वो कार्रवाई की जाती है। अब रुक करते हैं अगली खबर के। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उधम सिंह नगर के बाजपुर तहसील के मनकी घाट गौ घाट में बिना किसी अनुमति के जा रहे अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। आपको बता दें, कोर्ट की खंडपीठ ने खनन अधिकारी उधम सिंह नगर और एसएसपी से तत्काल प्रभाव से अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि खनन में लिप्त सभी वाहनों को तत्काल जब्त किया जाए। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जून को करेगी। आपको बता दें, जब वन विभाग की टीम अवैध खनन को रोकने के लिए पहुंची तो खनन माफियाओं ने टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद वन विभाग ने रामनगर थाने में खनन माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जो यह जनहित याचिका थी वो तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर के संबंध में थी, जहां पे इल्लीगल माइनिंग और खनन से संबंधित ये याचिका थी। और पर्टिकुलरली ये याचिका मनकी घाट से गो घाट तहसील बाजपुर के संबंध में थी, जहां पे इल्लीगल माइनिंग हो रही है बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अथॉरिटी के, और ज़्यादातर जो माइनिंग हो रही है वो रात के समय में हो रही है, जिसका कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया। और कोर्ट के द्वारा वीडियो और पेन ड्राइव में ये सारा घटना जो है स्वयं देखने के बाद इसका भी संज्ञान लिया गया है कि वहाँ के सब डिविजनल जो ऑफिसर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनके ऊपर भी अभी हाल फिलहाल में जो है इस क्षेत्र में माइनिंग को रोकने के लिए जब कार्रवाई की गई तो उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई, जिसके संबंध में थाना रामनगर क्षेत्र में जिला नैनीताल में उन्होंने एक प्राथमिक FIR भी दर्ज कराई है, जिसपे जांच अभी चल रही है। और कोर्ट ने सभी बातों का संज्ञान लेते हुए तहसील बाजपुर में माइनिंग अधिकारी उधम सिंह नगर को और SSP उधम सिंह नगर को ये आदेश किया है कि तुरंत इसका संज्ञान लें और जो भी इलीगल माइनिंग है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और गाड़ियों को जो अवैध खनन में लिप्त हैं उनका तुरंत चालान करते हुए उनको जब्त किया जाए। और कोर्ट ने इस याचिका को अगली तिथि 6 जून को नियत किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना ये है कि ये जो खनन क्षेत्र में है जहाँ पे ये खनन इलीगल माइनिंग चल रही है, ये कोसी नदी पे हो रही है, और इस क्षेत्र से लगते हुए जो गांव हैं, अगर ये खनन नहीं रोका गया तो लगते हुए गांव में आगामी समय पे जो वर्षा ऋतु आएगी उसमें गांव के पूरे गांव के बहने का खतरा बना हुआ है। और जो खनन हो रहा है उसमें आरक्षित वन क्षेत्र जो है उस पे भी इलीगल खनन होकर के खनन माफियाओं द्वारा जो है वो खनन। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन का शिक्षा माफियाओं पर प्रहार जो है वो जारी है। आपको बता दें, जिला में पहली बार शिक्षा माफियाओं के हौसले जो है वो गिर गए हैं।
जब प्रशासन के हाथ शिक्षा माफियाओं के गिरेबान तक पहुंचे, तब जाकर विद्यालयों का फीस स्ट्रक्चर में सुधार हुआ। आपको बता दें, प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे अब शिक्षा माफियाओं के हौसले टिक नहीं पा रहे हैं, तो प्रशासन का शिक्षा माफियाओं पर यह प्रहार जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, कई नामों की नीलामी स्कूल जो है वो बैकफुट पर आए। प्रशासन के आगे ये माफियाई जो है उनके हौसले जो है वो नहीं टिक पा रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां जौनसार बाबर की 3 तहसीलों में उप जिला अधिकारी न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड जनपद देहरादून चक्राता विधानसभा में 3 तहसील है, जिसमें कि कालसी तहसील, चक्राता तहसील और टियोनी तहसील, जिसमें कि तीनों तहसीलों में से इस वक्त कोई भी एसडीएम की नियुक्ति नहीं हुई है। इन तीनों तहसीलों का कार्यभार विकास नगर के उप जिला अधिकारी को दिया गया है, लेकिन इन तीनों तहसीलों की जनता अपने कार्य करने के लिए तहसीलों में दर-दर की ठोकरें खा रही है। तो आपको बता दें, 3 जिलों में एसडीएम के ना होने से ये परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और तहसीलों में दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। न्यायपूर्ण कदम है शासन का। पिछले दिनों भी इस तरह के प्रकरण सामने आया था, तो मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला था, तो चीफ सेक्रेटरी ने उसी दिन डीएम को कहकर आदेश करा दिया था। मैंने उनके संज्ञान में ये लाया था कि भाई तहसील चालसी, तहसील चक्राता, तहसील त्यूनी, जो कि 200 किलोमीटर परिधि के दायरे में है, तो 3 तहसीलों में कम से कम एक एसडीएम तो दो। लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। 50 और 100 किलोमीटर दूर से आदमी जब मुख्यालय आता है तो निराश होकर जाता कि एसडीएम नहीं है। तो इस विषय में मैं पहले भी अपनी नाराज़गी व्यक्त कर चुका हूँ। अब भी मेरा इसमें बहुत ही कठोर शब्दों में पहले आग्रह है सरकार से कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के जनमानस के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है। एक तहसीलदार थे, तीनों तहसीलों में, उनको भी रुद्रप्रयाग भेज दिया गया। एक एसडीएम आया, उनको फिर रुद्रप्रयाग भेज दिया। क्या उत्तराखंड, जिन्होंने उत्तराखंड को बनाने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया, उनका यही सपना था कि इस पर्वतीय क्षेत्र के अंतिम गांव में रहने वाले व्यक्ति को लाभ मिले। अगर देखा जाए तो जितने भी तहसील स्तर के जो कार्य होते हैं उसमें एक उप जिलाधिकारी का बहुत बड़ा रोल होता है और उनके बिना कोई भी कानूनी कार्रवाई होना संभव नहीं हो पाती है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे दोनों तीनों तहसीलों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार जनता की आवाज़ को इस प्रकार से बंद किया जा रहा है। 2-3 बार कई बार विरोध भी किया गया। यहाँ पर देखा गया कि जब भी हम तहसील जाते हैं तो कई बार हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। चक्रोता तहसील में जाते हैं, वहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से जाकर कई बार हमें एक एसडीएम उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, और जिसका कि भारी आक्रोश पूरे यहाँ पर क्षेत्र में है। और अभी हम 1-2 दिन में जिलाधिकारी महोदय को पुनः विज्ञापन देने वाले हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें, शहर को और अधिक किस तरह से संवारा जा सकता है, इसी को लेकर नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के सड़कों पर अक्सर गंदगी पसरी रहती है। हम रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए इसे दूर करने का काम करेंगे। ये मशीन मुख्य मार्गों पर उतरेगी और वहां पर जो गंदगी है उसे साफ करेगी। इसके लिए निगम जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है, जिसके बाद इन मशीनों के खरीदने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश को साफ और सुंदर बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार जो है पूरी तरह से प्रयासरत है। सड़कों पर अब स्वीपिंग मशीनें चलाने की तैयारी है। जल्द ही इसका टेंडर जो है वो लागू किया जाएगा ताकि इन मशीनों को खरीदा जा सके।
व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना, और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ कुछ अब रुक करते हैं अगली खबर की। मंगलौर नगर पालिका परिषद को मच्छरों से मुक्त कराने के अभियान में अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से मच्छरों की भरमार से जूझ रहे पालिका क्षेत्र में अब फॉगिंग के जरिए हालात पर नियंत्रण पा लिया गया है। बरसात से पहले नगर की सभी नालियों और नालों की सफाई भी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, ये नौशाद हसीन का दावा है कि इस बार कुछ हिस्सों में जल भराव की समस्या बनी रह सकती है, लेकिन अगले साल तक जल संस्थान के सहयोग से ऐसा ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा कि शहर के किसी भी कोने में जल भराव की नौबत ना आए। तो आपको बता दें, जल भराव की स्थिति को लेकर ईओ की तरफ से तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतनी ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।